हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे उनका ऑडियो, उनका वीडियो एक्सेसिबल है उनको। प्लीज़ कंफर्म दैट योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट, ताकि हम शुरू कर सकें। कर दीजिए कंफर्म। ओके, लेट अस स्टार्ट। लास्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे एविडेंस ऑफ इंपोर्ट। जो इंपोर्ट का एविडेंस है, प्रूफ है, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है हमने नोट किया था। बिल ऑफ एंट्री की फॉर्म में, पोस्ट अप्रेजल फॉर्म में, या कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट की फॉर्म में। और फिर उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, हमने कुछ रूल्स को कंप्लीट कर लिया था। तो ये वो सारे रूल्स हैं जिनको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इससे अलावा और कौन कौन से रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इन केस ऑफ इंपोर्ट थ्रू पोस्टल सर्विसेज और कोरियर सर्विस, अगर ये इंपोर्ट पोस्ट बाय पोस्ट होता है या बाय कोरियर होता है, तो इन दैट केस पोस्टल और कोरियर रैपर मस्ट बी ऑब्टेन्ड एंड प्रिजर्व्ड। तो जो कोरियर या पोस्ट में जो रैपर है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको ऑब्टेन किया जाएगा और प्रिजर्व किया जाएगा। In case of imports by a company listed on the stock exchange whose net worth is not less than 100 crore rupees as on date of last balance sheet, ADs may accept either copy of bill of exchange or certificate from CEO of the or auditor of the company certifying that goods for which remittance was made have actually been imported in 20 years, provided foreign exchange remittance is less than 1 million US डॉलर और उसका इक्विवेलेंट। तो अगर ये इंपोर्ट बाय पोस्ट हुआ है या बाय कोरियर हुआ है तो रैपर ऑब्टेन करना होगा और प्रिजर्व करना होगा। इसके अलावा अगर ये एक कंपनी है जो इंपोर्ट कर रही है और वो कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, फर्स्ट कंडीशन उसका नेटवर्थ एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीज है एज ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट लास्ट, और वैल्यू अगर 1 मिलियन डॉलर से कम है तो ऑथोराइज डीलर एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉपी या उस कंपनी के सीईओ से एक सर्टिफिकेट या उस कंपनी के ऑडिटर से सर्टिफिकेट कि जिन गुड्स को इंपोर्ट किया गया, जिनके लिए एडवांस भेजा गया था, वो गुड्स रिसीव हो चुके हैं इंडिया के अंदर। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये एक रिलैक्सेशन है। तो वेयर वैल्यू इज लेस देन 1 मिलियन US डॉलर्स और इक्विवेलेंट, तो दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल। In case an importer does not furnish any documentary evidence of import within 3 months, अगर कोई इंपोर्टर 15 दिनों के 3 महीने के अंदर ये एविडेंस सबमिट नहीं करता फ्रॉम डेट ऑफ रिमिटेंस इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, जो अथॉराइज डीलर बैंक हैं दे विल रिगरसली फॉलो अप फॉर नेक्स्ट 3 months यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर बैंक ने रिमिटेंस तो कर दी है लेकिन विद इन 3 months डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता बाय द इंपोर्टर, तो बैंक अगले 3 महीने तक रिगरसली फॉलो करेंगे
और जिसके लिए अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज किए जाएंगे। It should, however, be ensured that at least one communication with the importer in this regard is issuance of registered letter. तो ये अलग अलग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो यूज किए जाएंगे उसमें से एक कम्युनिकेशन, एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू होनी चाहिए। सो वन कम्युनिकेशन शुड बी बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ रजिस्टर्ड लेटर। On operationalization of IDPMS, all outstanding import remittances, irrespective of amount involved, are reported into the system by banks and submission of a separate BEF statement has been discontinued. So 2016 से IDPMS को ऑपरेशनलाइज किया गया, इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को। तो इस सिस्टम में जितने भी आउटस्टैंडिंग इंपोर्ट रेमिटेंसेस हैं जिनके लिए अभी बिल ऑफ एंट्री नहीं रिसीव हुआ, प्रूफ नहीं रिसीव हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, तो बैंक उसको IDPMS में रिपोर्ट करेंगे। सो प्रीवियसली एक BEF स्टेटमेंट भेजना पड़ता था टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जब से IDPMS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ऑपरेशनलाइज किया गया है, तो BEF का जो सबमिशन है, तो BEF का सबमिशन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सो दिस प्रीवियस स्टेटमेंट BEF इज नो मोर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। लेकिन IDPMS के अंदर उसका डिटेल्स एंटर करना एक रिक्वायरमेंट है फॉर द बैंक्स। तो आई एम श्योर जितने भी एस्पेक्ट हमने यहाँ तक डिस्कस किए हैं, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए बेटर क्लैरिटी के लिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखें ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू इंपोर्टर्स नीड टू प्रोड्यूस एंड सबमिट टू ऑथोराइज्ड डीलर बैंक टू ए सर्टेन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। तो क्या डॉक्यूमेंट इंपोर्टर्स सबमिट करेंगे AD बैंक को जो प्रूव करता हो कि गुड्स इंपोर्ट हो चुकी हैं इनटू इंडिया? बिल ऑफ एक्सचेंज, कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट, पोस्टल अप्रेजल फॉर्म या ऑल ऑफ अबव? तो इनमें आंसर क्या बनेगा? तो आंसर ये बनेगा यहां पे ऑल दी अबव। लेकिन अगर ऑल दी अबव आंसर नहीं देना है तो आंसर बनेगा B एंड C, क्योंकि ये कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट भी हो सकता है और ये पोस्टल अप्रेजल फॉर्म भी हो सकता है। अगर यहां पे बिल ऑफ एंट्री होता तो फिर ऑल दी अबव आंसर भी हमारा सही हो गया होता। सो ये डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ इंपोर्ट के, बिल ऑफ एंट्री, कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट या पोस्टल अप्रेजल फॉर्म। What is the purpose of AD's cross-checking the particulars in the evidence of import with particular of LC opened or remittance made for imports? AD बैंक जब क्रॉस चेकिंग करता है डिटेल्स अबाउट एविडेंस ऑफ इंपोर्ट विद डिटेल्स गिवन LC opened or remittance made, तो इसका पर्पस क्या है? टू मॉनिटर रिसीट ऑफ समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री, to ensure authenticity of imported documents, to preserve record of imports या verify importers identity। तो इसका पर्पस क्या है? सो इस वेरिफिकेशन का पर्पस तो इसका पर्पस है ये सुनिश्चित करना कि जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट हैं वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसको इंश्योर करना इसका पर्पस है।
What record should be marked in ALC register or remittance register for monitoring receipt of summary of bill of entry? सो क्या रिकॉर्ड मार्क करने होंगे एलसी रजिस्टर के अंदर या रिमिटेंस रजिस्टर के अंदर? डिटेल्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री या पोस्टल अप्रेजल फॉर्म, कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री या नन ऑफ द अबव? तो क्या रिकॉर्ड मार्क करने होंगे एलसी रजिस्टर के अंदर और रिमिटेंस रजिस्टर के अंदर? क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3, what shall be the answer? So question number 3 का आंसर बनेगा एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री. तो ये रिकॉर्ड मार्क करना होगा इन द एलसी रजिस्टर और रिमिटेंस रजिस्टर. What should AD do to acknowledge receipt of exchange control copy of bill of entry from the importer? AD को क्या करना होगा acknowledge करने के लिए कि उसे exchange control copy of bill of entry importer से मिल चुकी है? Preserve bill of entry, summary of bill of entry, issue acknowledgement slip containing all details of bill of entry or summary of bill of entry, submit separate BEF statement या obtain preserve postal और courier wrapper. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बनेगा बी. ऑथोराइज्ड डीलर बैंक इशू करेगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिसमें सभी डिटेल्स होंगी बिल ऑफ एंट्रीज या समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री रिसीव्ड की. What document should AD preserve and make available to internal auditor or RB inspectors for verification? So कौन से डॉक्यूमेंट AD प्रिजर्व करेगा? पोस्टल और कोरियर रेपर, कॉपी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट फ्रॉम CEO और ऑडिटर ऑफ द कंपनी या बिल ऑफ एंट्री और समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री? तो किन डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना पड़ेगा एडी बैंक को? क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा आंसर बनेगा बिल ऑफ एंट्री एंड समरी ऑफ बिल ऑफ एंट्री. इन दोनों में से कोई भी जो रेलेवेंट है उसको प्रिजर्व करना होगा और उसको वेरीफाई करवाना होगा फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर और आरबी इंस्पेक्टर्स. व्हाट शुड एडी कैटेगरी 1 बैंक डू इफ importer does not furnish any documentary evidence of import within 3 months from date of remittance involving foreign exchange irrespective of value? अगर एडी बैंक ने रिमिटेंस किया लेकिन 3 महीने तक एविडेंस ऑफ इंपोर्ट नहीं दिया इंपोर्टर ने, तो एडी बैंक को क्या करना होगा? रिफंड फॉरेन एक्सचेंज रिमिटर, इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट इंपोर्टर, फॉलो अप फॉर नेक्स्ट 3 months बाय यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या ये सारे के सारे ही? क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? सो आंसर हियर विल बी सी. फॉलो अप किया जाएगा विगरसली फॉर द नेक्स्ट 3 months. चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं. इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, शॉर्ट में हम जिसको कहते हैं IDPMS. इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम. तो ये सिस्टम क्या है, कैसे फंक्शन करता है, प्रोसीजर क्या है? आरबी हैड कॉन्स्टिट्यूटेड ए वर्किंग ग्रुप जिनके चेयरमैन थे श्री AK पांडे टू सजेस्ट पुटिंग इन प्लेस ए कॉम्प्रिहेंसिव IT बेस्ड सिस्टम टू फैसिलिटेट एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ ऑल इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग देयर ऑफ. सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि IDPMS का सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया वो किनकी रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ, तो इट वाज ए वर्किंग ग्रुप.
और वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन थे मिस्टर ए के पांडे। और इस वर्किंग ग्रुप ने क्या सजेस्ट करना था, एक सिस्टम बनाना जो कॉम्प्रिहेंसिव आईटी बेस्ड सिस्टम हो, सो दैट जितनी भी इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनका प्रोसेसिंग और उनका मॉनिटरिंग इफेक्टिवली हो सके। तो इस ग्रुप को ये सजेशंस प्रोवाइड करनी थी एंड वन ऑफ द सजेशन वाज आईडीपीएमएस, जो उन्होंने सजेस्ट किया। वर्किंग ग्रुप हैड रिकमेंडेड डेवलपमेंट ऑफ ए रोबस्ट इफेक्टिव आईटी बेस्ड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं आईडीपीएमएस। और आईडीपीएमएस उन्हीं लाइंस के ऊपर है जो एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इससे पहले इंप्लीमेंट हो चुका था। सो जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए है ईडीपीएमएस, और जो इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए है आईडीपीएमएस। Earlier, there were large information gaps that needed to be plugged. तो ये सिस्टम इंप्लीमेंट होने से पहले बहुत सारे गैप्स थे इंफॉर्मेशन के, जिनको पूरा करना पड़ता था, प्लग इन करना पड़ता था। With the setting of IDPMS, it is expected that all concerned, अब IDPMS को यूज कौन कौन करते हैं? सो ये ऑल कंसर्न्ड कौन कौन से हैं? सो वन इज कस्टम्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कस्टम डिपार्टमेंट इसको यूज करता है आईडीपीएमएस को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक्स, तो ये यूज करते हैं एज ए कॉमन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो ये सिस्टम इन तीनों को अवेलेबल रहता है, कस्टम डिपार्टमेंट को, आरबीआई को और अथोराइज्ड डीलर्स बैंक्स को, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इंपोर्ट ट्रांजैक्शन से हैंडल करते हैं। IDPMS was implemented from 10th October 2016, 2016 10th अक्टूबर से इसको इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन EDPMS ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था इससे पहले। To track movement of imported transactions through banking system, customs have modified bill of entry format to display AD code of bank concerned as reported by the importer. तो जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो मूवमेंट ऑफ इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकें थ्रू बैंकिंग सिस्टम जो हो रही हैं, तो उसके लिए जो बिल ऑफ एंट्री कस्टम इशू करता है तो उसको भी मॉडिफाई किया गया, और उसमें एडी कोड जो अलॉट किए गए बैंकों को वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। यानी बिल ऑफ एंट्री में किस बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस रूट हुई तो उसका डिटेल भी अवेलेबल रहेगा बिल ऑफ एंट्री के अंदर। और ये जानकारी कौन प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को? तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द इंपोर्टर्स। तो इंपोर्टर्स विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कस्टम्स डिपार्टमेंट एंड कस्टमर डिपार्टमेंट जब बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करेगा तो उसमें एडी कोड बैंकों का, कंसर्न्ड बैंकों का मेंशन कर देगा। Primary data on imported transactions from customs will first flow into IDPMS server, and thereupon, depending upon AD code, shall be shared with the respective bank for taking the transaction forward. तो जो import transaction से related primary data है, पहले कस्टमर डिपार्टमेंट IDPMS सर्वर में एंटर कर देगा। So this will be done by the कस्टमर डिपार्टमेंट फर्स्ट, और फिर ये शेयर कर लिया जाएगा एडी बैंक के साथ अकॉर्डिंग टू दैट एडी कोड। सो जिस बैंक का एडी कोड होगा उस बैंक के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर लिया जाएगा सो दैट ट्रांजैक्शन कुड बी टेकन फॉरवर्ड। तो दिस मीन जो फर्स्ट एंट्री की जाएगी IDPMS में
So that will be done by customs department, and then it will be shared with the AD bank concerned. So this is similar to a system of shipping bill details under EDPMS. So जो एक्सपोर्ट के लिए सिस्टम है उसमें शिपिंग बिल की डिटेल्स एंटर कर दी जाती हैं और फिर शेयर कर ली जाती हैं। तो इसी प्रकार से इंपोर्टर के केस में जो प्राइमरी डेटा है इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को रिलेटेड वो पहले एंटर किया जाएगा, फिर उसको शेयर किया जाएगा विद एडी बैंक। एडी बैंक विल एंटर एवरी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी, उसके बाद जो भी एक्टिविटी होगी एडी बैंक उसको एंटर करेगा। वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? डॉक्यूमेंट का सबमिट किया जाना बाय द इंपोर्टर, आउटवर्ड रिमिटेंस भेजे जाना, और इससे आईडीपीएमएस में इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी ऑन रियल टाइम बेसिस। It is incumbent upon AD banks to upload and download data on daily basis. तो अथॉरिटी डीलर बैंक इस डेटा को अपलोड करेगा या डाउनलोड करेगा डेली बेसिस के ऊपर। सो डाउनलोड क्या करेगा? द इंफॉर्मेशन पुट इन बाय द कस्टमर डिपार्टमेंट। अपलोड क्या करेगा? द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंपोर्टर और रिमिटेंस रिलेटेड डेटा। फॉर नॉन EDI पोर्ट्स, अगर मैनुअल पोर्ट्स हैं वो जहाँ पे ये सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, अब तो अवेलेबल हो चुका होगा सभी जगह के ऊपर। सो ये पोजीशन थी तब जब कुछ स्टेजेस के ऊपर थी, कुछ कस्टम ऑफिस में ये नहीं थी। द नोडल ब्रांच ऑफ AD बैंक विल अपलोड बिल ऑफ एंट्री डेटा बेस्ड ऑन ओरिजिनल बिल ऑफ लैंडिंग विद स्टैम्प सिग्नेचर ऑफ कस्टमर सबमिटेड बाय द इंपोर्टर। तो जब तक EDI यानी कंप्यूटराइज्ड पोर्ट्स नहीं बनती तब तक उनको क्या करना था? जो AD बैंक की नोडल ब्रांच थी वो अपलोड करती थी बिल ऑफ एंट्री डेटा को। तो IDPMS इंप्लीमेंट होने के बाद जो बिल ऑफ एंट्री डेटा है वो तो कस्टमर डिपार्टमेंट लोड कर देता है। Since all information on submission or non-submission of bill of entries would be available to Reserve Bank of India through IDPMS server, so submission of BEF statement by bank has been discontinued. क्योंकि अब ये सारा डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्सेसिबल है, तो इसीलिए बैंकों को अलग से कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले BEF जो स्टेटमेंट भेजी जाती थी तो वो स्टेटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया? बिकॉज ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन RBI को ऑनलाइन अवेलेबल है। नो फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव फर्दर, तो जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है क्विकली कंप्लीट कर देंगे। सो लाइव क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं वो इमीडिएटली कंप्लीट कर देंगे लाइक डिसलाइक को। और जो स्टूडेंट्स इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देखेंगे उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको सेशन यूजफुल लग रहा है तो लाइक या डिसलाइक के प्रोसेस को कंप्लीट करने में संकोच ना करें। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये फ्री लाइव जो क्लास है ये आपके स्कोर को इम्प्रूव करती है काफ़ी हद तक, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी नहीं है पास होने के लिए। पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना चाहिए, जिसके लिए आप वीडियो लेसन्स हैं हमारे उनको यूज़ कर सकते हैं या IIBF की बुक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन केस स्टडीज़ करना मत भूलें। सो जो स्टूडेंट्स केस स्टडीज़ के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं उनके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव कर जाती हैं। तो पहले आप वीडियो लेसन देख करके अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और फिर केस स्टडीज़
आपको हेल्प करेंगी उन कॉन्सेप्ट्स को और क्लैरिटी लाने में। सो कर दीजिए कंप्लीट, लाइक डिसलाइक को मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज आईडीपीएमएस? आईडीपीएमएस क्या है? सो ये ऑप्शंस दी हैं आपको, इनमें से कौन सी ऑप्शन बेस्ट सूट करती है? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए। एक इसका अलग क्वेश्चन भी हो सकता है कि आईडीपीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा गया, तो पूछा गया कि है क्या ये सिस्टम। सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? तो आंसर रहेगा कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आईटी बेस्ड सॉल्यूशन है जो फैसिलिटेट करता है इंपोर्ट से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग और उनका मॉनिटरिंग एक इफेक्टिव वे के अंदर। When was IDPMS implemented? IDPMS को इम्प्लीमेंट कब किया गया था? अक्टूबर 15 में, अक्टूबर 16 में, अक्टूबर 17 में या अक्टूबर 18 में? So when it was implemented? It was implemented in October 16. Option B is the right answer. What is purpose of AD कोड इन बिल ऑफ एंट्री फॉर्मेट? बिल ऑफ एंट्री फॉर्मेट के अंदर AD कोड को इंक्लूड किया जाता है, तो उसका पर्पस क्या है? Why that is included? To display name of the importer, to track movement of import transaction through the banking system, to identify custom official responsible for the transaction, या to determine type of goods being imported। तो उसका पर्पस क्या है? AD कोड को बिल ऑफ एंट्री में डालने का, इंक्लूड करने का। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? What is the answer? So answer here is B, to track movement of imported transactions through the banking system। तो किस बैंक के थ्रू रेमिटेंसेस की गई, तो उसको ट्रैक करने के लिए तो दिस कोड इज यूज्ड। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडी बैंक्स इन रिलेशन टू आईडीपीएमएस? आईडीपीएमएस को लेकर के एडी बैंक्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू शेयर इंपोर्ट ट्रांजैक्शन डिटेल विद कस्टम्स, to upload and download data on weekly basis, to update the IDPMS database on a real-time basis, या to submit BEF statement to Reserve Bank of India। तो IDPMS को लेकर के AD बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से कौन सी बनती है? सॉरी फ्रेंड्स। सो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करने के बाद आंसर करें। Read all statements carefully। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू अपडेट आईडीपीएमएस डेटाबेस ऑन रियल टाइम बेसिस, यानी जैसे ही ट्रांजैक्शन हैपन होती है तो तुरंत आईडीपीएमएस डेटाबेस को अपडेट कर दिया जाए। What is process of non-EDI manual ports until they are upgraded to EDI computerized ports? तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5, what shall be the answer? सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है A। What is रीजन फॉर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ BEF स्टेटमेंट? BEF स्टेटमेंट को क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट होती थी? टू रिड्यूस पेपर वर्क एंड स्ट्रीमलाइन एंटायर प्रोसेस, टू प्रिवेंट बैंक्स फ्रॉम एक्सेसिंग इंपोर्ट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, टू इंक्रीज वर्कलोड ऑफ AD बैंक्स, टू एनकरेज बैंक्स टू यूज अदर ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग सिस्टम। तो किस पर्पस के लिए उसको डिसकंटिन्यू किया गया? So reason here was to reduce paperwork and streamline the entire process through IDPMS।
चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को वाइंड अप करने से पहले इसके साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। सो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स आपको हमेशा अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तो इसके मैसेज बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं। हम सूटेबली आपको आंसर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।